स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, देखने में आ रहा है कि वर्तमान तकनीकी युग में सभी क्षेत्रों में डिलीवरी पैटर्न बदल रहा है। शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं है। शिक्षण संस्थाओं में बिगड़ता अनुशासन, विद्यार्थियों का निरंतर घटता उपस्थिति प्रतिशत और अन्य समस्याएं शिक्षा की गुणवत्ता को लगातार प्रभावित कर रही हैं। विद्यार्थी अब अपने शिक्षकों की जगह YouTube और इंटरनेट पर उपलब्ध शिक्षकों से पढ़ना बेहतर समझ रहा है। परीक्षाओं का पैटर्न इतना आसान कर दिया गया है कि कुछ हफ्तों की तैयारी से विद्यार्थी परीक्षा में पास हो जाते हैं। कल ही मैंने द प्रिंट की 1 सितंबर यानी 4 दिन पुरानी एक खबर पढ़ी, जिसके अनुसार मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल के विद्यार्थियों ने अपने कॉलेज में एक बड़ा प्रदर्शन किया। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ये विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु 75% अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे। राष्ट्रीय स्तर की जानी मानी संस्था में भी यदि स्टूडेंट्स अटेंडेंस की अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह हम सब के लिए सोचने और चिंता करने का विषय है। मित्रों, यदि हम मोटे तौर पर कहें तो शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षकों की भूमिका बदल रही है। शिक्षा जगत में शिक्षकों की बदलती भूमिका पर चर्चा करने के लिए आज हमने शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा जगत के विद्वान शिक्षकों को एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में आमंत्रित किया है। आज हम उनसे उनके सामने आने वाली चुनौतियों, उनकी अपेक्षाओं और समाधानों पर चर्चा करेंगे, जिससे हम शिक्षण संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बना सकें। हम स्वागत करते हैं हमारे आज के आमंत्रित अतिथियों का। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा श्री जेपी सोनी साहब का, जो एक वरिष्ठ व्याख्याता होने के साथ साथ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मसन गांव में प्राचार्य हैं। हमारी अगली मेहमान है श्रीमती डॉक्टर रश्मि सिंह, जो शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय हरदा, जिसे पीएमसी कॉलेज का दर्जा प्राप्त हो चुका है, में इकोनॉमिक्स विषय की सहायक प्राध्यापक हैं। हम स्वागत करते हैं श्रीमती अर्चना भैसारे का, जो शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय हरदा में हिंदी विषय की व्याख्याता हैं। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। इसी क्रम में हमारे अगले मेहमान हैं श्री बसंत सिंह राजपूत। ये भी शासकीय स्वामी विवेकानंद पीएमसी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हैं। स्वागत है आप सभी का एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। सबसे पहले आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। आपकी शिक्षा और प्रेरणा से कई विद्यार्थियों को आगे बढ़ने में मदद मिली है। आज के विषय पर मेरा पहला प्रश्न शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य श्री जेपी सोनी सर से है। सर, हमारे दर्शकों को बताएं कि वर्तमान में शिक्षकों, विशेषकर स्कूली शिक्षकों के लिए विद्यार्थियों से संबंधित क्या क्या प्रमुख चुनौतियां हैं और वह उनका सामना कैसे कर रहा है। आज जो स्कूल शिक्षा का हम परिवेश देख रहे हैं, दृश्य देख रहे हैं, उसमें दो बातें निकल के आ रही हैं। एक परिदृश्य तो एक ग्रामीण क्षेत्र से आता है और एक शहरी क्षेत्र से आता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में देखने में, जैसे हमने ग्रामीण क्षेत्र में भी सर्विस की है और आज शहरी क्षेत्र में भी की है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षक की जो अपेक्षा है बच्चों से कि वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र का जो इंटीरियर का विशेष तरह से क्षेत्र है, वहाँ के एक तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो शासकीय स्कूल हैं, चूँकि मैं शासकीय स्कूल को बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर जो बच्चे आज अध्ययनरत हैं वो जनरली एक मजदूर वर्ग से बिलोंग करते हैं, एक लोअर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और उनके गार्जियंस भी पढ़े लिखे नहीं हैं और सामान्य ज़िंदगी जीते हैं। मैं ये कहूँ कि वो मजदूरी करते हैं, जिस कारण उनने शिक्षा के महत्व को, मतलब उनके मन में तो ये है कि मैं मजदूर हूँ, मतलब बहुत अपने बच्चे को आगे ले जाने की कोई ऐसी ललक देखने में नहीं आती है, या उन्हें विशेष कोई बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के बारे में नॉलेज नहीं है। फिर भी हम अपने स्तर पर बच्चों को बताते हैं कि बेटा बड़े शहर के बच्चे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, कैसे नेट का उपयोग कर रहे हैं, कैसे गूगल का उपयोग कर रहे हैं, कैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हम जितना भी साधन आज हम उपलब्ध है हमारे पास, उसका आप सदुपयोग क्यों नहीं करते हैं। और वहीं हम अपोजिट में जाते हैं। आज शहर के क्षेत्र है जहाँ के गार्जियंस के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, या स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ रहे हैं, या पीएमसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मॉडल स्कूल में पढ़ रहे हैं, या केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। वो गार्जियन उनकी अपेक्षाकृत काफ़ी एजुकेटेड हैं, काफ़ी अवेयरनेस है और उन्होंने अपने बच्चों को एक दिशा के तहत
उन्हें बराबर गाइडेंस मिलता रहता है, वो गाइडेंस करते रहते हैं, कोचिंग भी ज्वाइन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोचिंग का कोई सेटअप ही समझ में नहीं आता है, क्योंकि उतना पैसा भी नहीं है कि वो गांव से शहर आ सके। जबकि शहर में वो स्कूल में भी अच्छे शिक्षक पदस्थ मिल जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में वहाँ भी उनकी टीचिंग हो जाती है। कुछ कमी वैसी रहती है, जैसे जो बच्चे मेरिट में आना चाहते हैं, बड़े एग्जाम को फेस करना चाहते हैं, तो वो कोचिंग से एक्स्ट्रा अफेयर लेकर भी आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस भी हो रहे हैं, ऐसा देखने में आ रहा है। सर, अटेंडेंस की क्या स्थिति है? अटेंडेंस की जो स्थिति देखने में आ रही है सर, ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह मतलब ठीक भी आती है और कई जगह जैसे त्यौहार वगैरह पर, और हमने कहा ना मजदूरों के बच्चे के जैसे कई बार फसल के समय, बोनी के समय या त्योहारों के समय, जैसे 9th का बच्चा है वो अपनी मम्मी पापा के साथ चला गया तो 8-8 दिन स्कूल नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब उनको इस बात का भी थोड़ा सा वो नहीं लगता है कि मेरी क्लास चली गई, या उनके गार्जियन को भी नहीं लगता है। जबकि वो शहर में आते हैं तो बच्चा एक दिन भी नहीं जाता है तो एक दिन पिछड़ जाता है, उसका होमवर्क नहीं हो पाता है। और उनका जो आज हम स्टैंडर्ड देख रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल है या बड़े स्कूल से, और इनमें यही कारण है कि वो जो बच्चों की अटेंडेंस का भी बहुत अंतर आ रहा है कि और वाकई में मेन ग्रामीण क्षेत्रों का मेन रीज़न जो है कि जब बच्चा अनुपस्थित है, जब अनुपस्थित है तो वो सीख नहीं पाता है, और उसके पास कोई विशेष उसका जो बुनियाद भी है, जो जहाँ से वो आया है मिडिल स्कूल प्राइमरी, उसकी बुनियाद या बेसिक भी बहुत क्लियर नहीं है, इसलिए वो पिछड़ रहा है। स्कूली शिक्षा में गणित और भाषा ये दो महत्वपूर्ण विषय माने जाते हैं। तो जो हमको गणित पढ़ाया जाता था, तो गणित के जो टेबल्स हैं हम लोग जोर जोर से बोल बोल के हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो क्या ऐसी व्यवस्था अभी भी है या अब ये ऐसा नहीं होता है? अभी भी जो व्यवस्था गवर्नमेंट की तरफ से जो देखने में आई है या इम्प्लीमेंट्स हो रही है कि जो बच्चा मिडिल स्कूल से हमारे यहाँ आ रहा है, तो मान लो ग्रामीण परिवेश से आ रहा है, इंटीरियर से आ रहा है, जहाँ सुविधाएं नहीं है या बराबर वो अध्ययन नहीं कर पाया किन्हीं कारणों से, जो भी कारण रहे हों, तो उसका बेस कमज़ोर है, उसकी बुनियाद कमज़ोर है। तो 9th में जब बच्चा आता है तो हमारे मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग ने ब्रिज कोर्स शुरू किया है, है ना। ब्रिज कोर्स के तहत उसको वही जो फंडामेंटल्स होते हैं, जो बेसिक चीज़ें होती है, जैसे ABCD से लेके घोड़ा भाग से लेके शुद्ध लेख वाली बात है, टेबल्स वाली बात है, या उनको पढ़ना सिखाना, पढ़ना जब तक वो पढ़ नहीं पाएगा, सबसे पहले उनको पढ़ना सिखाना, जब पढ़ेगा तभी वो लिख पाएगा। तो ये बेसिक अंतर आने के कारण भी उनको इस तरह से पिकअप करा के उनको आगे की ओर ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, ब्रिज कोर्स नाम दिया है, ब्रिज कोर्स, रेमेडियल क्लासेस बोल सकते हैं। रेमेडियल क्लास भी एक समय से हमारे यहाँ क्वार्टरली एग्जाम होता है या 6 मंथली एग्जाम होता है, तो जो मेरिट बनती है या नंबरिंग आती है, तो जो D ग्रेड के और E ग्रेड के, D और E ग्रेड और C ग्रेड के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए रेमेडियल क्लास लगा के उनको वो कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं या जो कठिनाइयाँ उनकी दूर की जाती हैं, ताकि वो पिकअप करके वो भी B ग्रेड और E ग्रेड में आ सके। ये जो रेमेडियल क्लासेस या हम बात कर रहे हैं ब्रिज कोर्स की, इसमें कितने स्टूडेंट्स ब्रिज कोर्स करते हैं? ब्रिज कोर्स तो लगभग 100% के लिए रहता है। जितने भी बच्चे अपीयर हुए हैं, 8वीं से 9वीं में आए हैं, प्रवेश लिया है, उन्होंने एंट्री ली है, उनको सबको होता है। जबकि इसमें जो हमारा क्वार्टरली और 6 मंथली का जो रिजल्ट आता है, उसमें हम मतलब A और B ग्रेड को छोड़ते हैं, C, D और E ग्रेड के बच्चों को तो उनकी स्पेशल क्लास लगा के उनको आगे ले जाने की और उनको B और A ग्रेड पे लाने के लिए जो उनकी कठिनाइयाँ हैं उनको दूर करने के प्रयास करते हैं, ताकि वो अच्छे बच्चों के लेवल में उनका लेवल भी सेक्शन के स्तर आ सके। यानी कि हम ये कहें कि जितने स्टूडेंट्स एडमिट होते हैं, उतने पूरे 100% स्टूडेंट्स को रेमेडियल क्लासेस के लिए या ब्रिज कोर्स के लिए रेमेडियल में तो लगभग हम ये मान के चलें कि 50 से 60% बच्चे आ जाते हैं। ओके, मतलब रेमेडियल क्लासेस अलग हैं। हाँ। और ये ब्रिज कोर्स अलग। ब्रिज कोर्स एक जनरल है सारे बच्चों के लिए बेसिक। ठीक है, तो ये बात की हमने JP सोनी सर से। हमारे पास स्कूली शिक्षा की एक और विशेषज्ञ, एक व्याख्याता हमारे साथ मौजूद हैं। अर्चना मैडम, आपसे जानना चाहूंगा कि भाषा के प्रति हमारे स्कूलों में विद्यार्थियों का इंटरेस्ट कितना है, और आप जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं उनका भाषा जानने का उनका स्तर क्या है, इस संबंध में थोड़ा सा हमारे दर्शक। सर, हमारे पास कक्षा 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थी हैं। अच्छा, तो जैसे सर ने बताया कि ब्रिज कोर्स चल रहा है, हाँ। तो कक्षा 9th के जो बच्चे हैं हमारे पास, उनके लिए ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स मूल रूप से 3 विषयों में लिया जाता है। एक तो गणित है, दूसरा भाषा है और इंग्लिश भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी और गणित। हाँ, तीन। हिंदी, अंग्रेजी और गणित में। चूँकि हमारे पास बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का भी है, शहरी क्षेत्र का भी है, और ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे उतना उनका भाषाई स्तर अच्छा नहीं होता है,
तो जब वो हमारे पास आता है तो बेसिक नॉलेज जो हमारे पास है ब्रिज कोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें शुद्ध लेख, उनका उच्चारण, पर्यायवाची शब्द, प्रत्यय का प्रयोग, इस तरह के विषय हम उनको सिखाते हैं भाषा में। फिर जब कक्षा 9th में 3 टेस्ट भी होते हैं सर इसका। सबसे पहले तो हम बेसलाइन टेस्ट लेते हैं। जब बच्चा कक्षा 8वीं से 9वीं में आया है तो कक्षा 8वीं में उसने क्या सीखा, फिर हमने ब्रिज कोर्स ने सिखाया तो मिड लाइन टेस्ट होता है। अच्छा। मतलब हमने उसको पढ़ाया तो वो क्या सीखा, और आखिरी में होता है एंड लाइन टेस्ट कि जब ब्रिज कोर्स हमारा जो 2 महीने रेगुलर चला है उसमें बच्चे ने जो ब्रिज कोर्स में अलग अलग विधाएं दे रखी हैं उनको कितना प्रॉपर उसने सीखा है या नहीं सीखा है। वही बच्चा फिर हमारे पास 10th में आ रहा है, 11th में आ रहा है, 12th में आ रहा है, तो भाषा का स्तर धीरे धीरे यहाँ पर चेंज होता जाता है। अब हमने उसको प्रत्यय सिखा दिया, उपसर्ग सिखा दिया, अब वो काव्य में जो और उदात्त चीज़ें हैं उनको सीखने का प्रयास करता है कि वो गद्य में क्या सीखेगा, काव्य में क्या सीखेगा। लेकिन मूल रूप से जो चीज़ आती है, मेरे जहाँ तक देखने में आई है कि भाषा के प्रति बच्चा थोड़ा सा उदासीन होता है। इसलिए क्योंकि उस पर अंग्रेजी भाषा का भी प्रेशर है। बच्चे से क्लास में जो लेसन है उसको रीड करवाते हैं और उसका उच्चारण भी सुधारवाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका उच्चारण, बेसिक जो उच्चारण है उसका, वो सुधरता जाता है। चाहे फिर वो अंग्रेजी भाषा हो, अंग्रेजी के भी जो शिक्षक हैं वो भी रीड करवाते हैं बच्चों से, और भाषा का शिक्षक तो पढ़ाता ही है। काव्य पोर्शन ज़रूर टीचर रीड करता है और उसकी व्याख्या करता है, लेकिन गद्य पोर्शन में हम बच्चों से इंटरेक्ट होते हैं, उनको पढ़ाते हैं। तो मैं खुद अपनी बात करूं तो जैसे एकांकी मैंने पढ़ाया या नाटक मैंने पढ़ाया तो मैं पात्र बना देती हूँ। फला बच्चा ये पात्र, फला बच्चा वो पात्र, और फिर वो कन्वर्सेशन करते हैं उसका। तो एक नाटकीयता भी आती है पढ़ने में, और बच्चा जब एक दूसरे से संवाद करके पढ़ता है तो उसको और ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है। यहाँ पे उसकी उच्चारण की भी प्रैक्टिस होती होगी। और अच्छा, टीचर्स ट्रेनिंग का भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के यहाँ होगा? समय समय पे टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता होगा? वैसे भी हमारे एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन में से DLED होता है प्राइमरी और मिडिल स्कूल के टीचरों के लिए, और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए B.Ed का जो प्रशिक्षण है, और समय समय पे गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते रहते हैं। विषय बार भी चलते हैं कि हर विषय के टीचर, विशेष तौर से वो हिंदी, ये अपने इंग्लिश, गणित और विज्ञान जो थोड़े से कठिन विषय होते हैं उनके समय समय पर प्रशिक्षण होते हैं, और उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं टीचर्स को, ताकि वो क्लास में जाके बच्चों को भी उतने अच्छे ढंग से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करके और बच्चों को समझा पाए। तो मित्रों, इस प्रकार हमने समझा कि स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की विद्यार्थियों से संबंधित क्या चुनौतियां हैं, उनकी समस्याओं और जो काम हो रहे हैं उन पे अभी हमने चर्चा की। हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की। तो उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच आज मौजूद हैं डॉक्टर रश्मि सिंह। मैडम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉलेजिएट एजुकेशन में शिक्षकों की क्या समस्याएं हैं और उनकी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? सर, इस बारे में ये कहना चाहती हूँ कि जब बच्चा कॉलेज में आता है तो उसका जो बौद्धिक स्तर होता है वो स्कूल लेवल से थोड़ा अलग होता है। वो अपने हिसाब से समस्याओं पर विचार करता है, अपने अकॉर्डिंग उसको चीज़ें चाहिए होती हैं, जो उसकी जिज्ञासा है उनको शांत होना चाहिए। आजकल बच्चों का जो नॉलेज के सोर्स हैं वो अलग अलग तरीके से हैं। पहले बच्चे नॉलेज बुक से लेते थे, टीचर से लेते थे। आजकल फेसबुक है, इंटरनेट पे गूगल के माध्यम से, और विभिन्न अब तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस भी लोग बनाते हैं, और वो अलग तरह की जानकारियाँ उनको मिलती हैं। तो उनकी जो जिज्ञासाएं हैं वो पूरी शांत होनी चाहिए। जो शिक्षक के सामने एक बड़ी समस्या ये होती है कि इन बड़े बच्चों को क्लास में बिठा के रखना, उनको बांध के रखना कि वो उनसे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाए। जो आज के समसामयिक जो समस्याएं हैं, हमें उन चीज़ों को लेते हुए अपना कोर्स कवर अप करना होता है कि ये जो कोर्स है वो भी उनको आ जाए। और एक समस्या ये आती है कि बच्चा जब स्कूल से आता है तो उसका मेन टारगेट ये होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हमको क्रैक करना है। तो वो जैसे ही स्कूल पास करता है तो वो साइड में एक चीज़ कोचिंग वो ज्वाइन कर लेता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, नो डाउट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तो बच्चों को करना ही है,
पर जो मेन जो कोर्स होता है उसकी अपनी एक अलग वैल्यू है। उससे बच्चों का चरित्र निर्माण होता है, जो उसको विषय की समग्र जानकारी प्राप्त होती है, जिसका अल्टरनेटिव कॉम्पिटिटिव कोर्स नहीं हो सकते हैं किसी भी कंडीशन में। पर रोजगार एक प्रमुख समस्या है और बच्चों का मेन सोर्स कहीं ना कहीं समाज ने ऐसा बना दिया है कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना है। और शायद भारत की ये पहले ये समस्या नहीं थी कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य रोजगार प्राप्त करना नहीं होता था, अपने ज्ञान का, अपने चरित्र का निर्माण करना होता था, बौद्धिक स्तर का विकास करना शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। और क्योंकि हमने प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है हमारी, हमने देखा होगा कि हमारे जो एंसेंटर्स हैं, हमारे जो पारिवारिक जो हमारे एक तरीके से व्यवसाय हुआ करते थे, हमको पिता से ही वो स्किल मिल जाया करती थी कि हम अपना जीवन यापन कर सकते थे। और ज्ञान एक अलग चीज़ थी जिससे हम शोध करते हैं और समाज को कुछ अच्छा चीज़, नई चीज़ें देते हैं। तो इस दिशा में कम सोचा जा रहा है। आज की जो नई पीढ़ी है वो शॉर्टकट का रास्ता ज़्यादा अपनाना चाहती है कि वो शॉर्टकट अपनाएं, 20 क्वेश्चन पढ़ें या सीधे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, मेन गोल उनका वो हो जाता है। तो ये शिक्षकों के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को ये चीज़, शिक्षा का महत्व तो बहुत अच्छे से समझ में आए कि शिक्षा केवल रोजगार नहीं है, इससे भी बहुत ऊपर की चीज़ है। मैडम, कितने वर्ष से आप लगभग टीचिंग कर रही हैं? मैं सर 2009 से लगभग इस फील्ड में हूँ। अच्छा। उच्च शिक्षा में बाद में आई, पहले मैं स्कूल में ही पढ़ाया करती थी। अच्छा। फिर 2014 से मैं उच्च शिक्षा में हूँ। और बिल्कुल मैडम, जैसे 2014 से आप उच्च शिक्षा में हैं, तो हम जैसे इसको, मेरे ख्याल से हम हायर एजुकेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना। क्योंकि कोरोना ने हमारी सोसाइटी को, विशेषकर एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। तो बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, यदि हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है और उनका जो नॉलेज लेवल है, उस पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे क्या आप? जी बिल्कुल सर। बिफोर कोरोना ऐसा होता था कि स्टूडेंट क्लास में आते थे और वो टीचर से अपनी जिज्ञासाएं, जो भी उनके डाउट्स होते थे वो क्लियर करते थे, उनसे क्वेश्चन करते थे और पूछते थे। क्लासेस भी रेगुलर होती थी और उसमें बच्चों की उपस्थिति भी अच्छी होती थी। आजकल जब पेंडेमिक आया तो लॉकडाउन हो गया, क्लासेस बंद हो गई, फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई। ऑनलाइन के साथ साथ उनको हम लोगों ने वीडियो लेक्चर, ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कराई, ई कंटेंट प्रोवाइड कराए और इससे फिर बच्चों में ये भी आया कि हम अदर सोर्सेज से भी पढ़ सकते हैं। उन्होंने खुद से भी सर्च किए। तो जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट के माध्यम से जो जानकारी मिलती है, इसकी वजह से बच्चों के मन में ये माइंडसेट आ गया कि हमको जाने की, कॉलेज जाने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। उनको और भी ऑप्शन अवेलेबल हो गए हैं जो उनको ये नॉलेज के फुलफिल कर सकते हैं। पर इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि बच्चे जब नेट पे सर्च करते हैं तो उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो क्या सर्च कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए, क्या किस बारे में उनको पढ़ना है, ये उनको पहले से पता होना चाहिए। पर शिक्षक उनको बताता है कि उनको क्या पढ़ना है। बसंत जी, मैं यहाँ से आपको, इसी चर्चा को मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। यहाँ पे एक प्रश्न भी मेरा आपसे है कि क्या YouTube एक शिक्षक का सब्स्टिट्यूट हो सकता है क्या? देखिए सर, अभी हम लगातार KG to PG की बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से कक्षा KG से लेकर PG तक की जो समग्र चर्चा आज हम इस मंच के माध्यम से करने जा रहे हैं। हमने एक वैश्विक महामारी का काल देखा। निश्चित रूप से चुनौतियां थी, लेकिन उस चुनौतियों में भी हमने संभावनाओं में हम उनको कैसे तब्दील कर सकते थे, वो प्रयास हमने किए। मुझे ऐसा लगता है अपने दृष्टिकोण से कि पहली बात तो ये कि हमारा विद्यार्थी कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, और सही विद्यार्थी वही है जिसके अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति हमेशा जागृत है। वास्तव में विज्ञान के, प्रौद्योगिकी के अपने लाभ हैं, लेकिन जो आपने एक विकल्प के तौर पर कहा, देखिए ज्ञान के विभिन्न प्रकार के स्रोत हो सकते हैं, लेकिन सही ज्ञान अगर हमें प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में संचालित कक्षाओं के माध्यम से ही हम 100% ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से तकनीक के माध्यम से विद्यार्थी सीखता है, लेकिन हम बात करते हैं सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषयों की। शिक्षक
एक वह माध्यम है जो विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास पर चिंतन करता है, मनन करता है और उसे समाधान तक पहुंचाता है। नेट वन साइडेड व्यवस्था है, बच्चा केवल देख रहा है, सुन रहा है, उसके आधार पर पढ़ रहा है, समझ रहा है, लिख रहा है। लेकिन शिक्षक जो है वो पूरे विद्यार्थी का अवलोकन और आकलन करने के पश्चात एक श्रेष्ठ नागरिक की भूमिका में खड़ा करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ज्ञान के अपने अपने स्रोत हो सकते हैं, लेकिन शिक्षक का, प्राध्यापक का कोई और विकल्प कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। मैं भी कहीं ना कहीं आपकी बात से पूरी तरह, और हम सभी इस बात से पूरी तरह सहमत होंगे। और मैं एक तर्क यहाँ देना चाहूँगा कि हम कहें कि जब कोरोना काल था उस समय ऑनलाइन क्लासेस लगाई गई, कॉलेजेस में भी लगी थी, स्कूल्स में भी लगी थी, पूरी व्यवस्था की गई थी। सब जगह मुश्किल से 1 या 2 महीने में हमने सारी सिचुएशंस को कंट्रोल कर लिया था, सब लोगों के पास व्यवस्थाएं हो गई थी और 1-1.5 महीने में पूरे स्कूल्स वापस से ऑनलाइन क्लासेस डिलीवर करने लगे थे। अब वहाँ पे याद करिए, जैसे मुझे कॉलेज का तो पता है कि वहाँ ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम कंडक्ट करवाई गई थी। जब क्लासेस रेगुलर लगी हैं तो फिर ओपन बुक प्रणाली की जरूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं हायर एजुकेशन भी ये मान रहा था कि जो बच्चों को जो नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है वो कहीं ना कहीं कमजोर है। तो कभी भी YouTube या इंटरनेट शिक्षक का सब्स्टिट्यूट तो नहीं हो सकते। हाँ, विद्यार्थी यदि चाहें तो टीचिंग एड्स के रूप में जरूर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा एक संपूर्ण चर्चाओं के दौरान सर एक गंभीर विषय जो मुझे ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ये चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम कक्षाओं के अंदर, परिसरों के अंदर विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं। सर, मेरा इस मंच के माध्यम से संपूर्ण विद्यार्थियों से और विशेषकर सम्मानीय अभिभावकों से आग्रह है। देखिए, रामायण काल का एक प्रसंग याद आता है जब महाराज दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को अपने गुरु की आज्ञा पर शिक्षा अर्जित करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सहज रूप से आश्रम में भेजा। वे महाराज थे, वे चाहते तो उन बच्चों की शिक्षा अपने महल के अंदर भी करा सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि शिक्षा का कितना महत्व है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है और मेरा आग्रह भी है इस मंच के माध्यम से कि हम विद्यार्थियों को कक्षाओं में भेजने के लिए प्रोत्साहित करें। हम शिक्षकों को, प्राध्यापकों को, विद्यालय महाविद्यालय स्टाफ को हम कोऑपरेट करें ताकि हम इस शिक्षा के माध्यम से विद्यालय महाविद्यालय में संचालित होने वाली कक्षाओं के माध्यम से एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें, एक बेहतर और एक नैतिक मूल्यों की जवाबदारी का निर्वहन करने वाले एक श्रेष्ठ नागरिक का हम निर्माण कर सकें। हमारे जैसे पहले भी मैडम ने भी चर्चा में कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है। देखिए, एक कंप्लीट पर्सनालिटी, एक संपूर्ण व्यक्तित्व, यही जीवन में सफल होता है। एक स्टूडेंट ने घर बैठे YouTube चैनल के माध्यम से एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया और वहीं पर एक जो दूसरा स्टूडेंट है वो घर से कॉलेज गया, स्कूल गया और वहाँ पे उसने वो कॉन्सेप्ट समझा। और तो इन दोनों में क्या फ़र्क आता है, मैं इसको ऐसे बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जब कॉलेज जाने के लिए घर से निकलता है तो घर से मोहल्ला क्रॉस करते करते 2 से 3 चीज़ें सीखता है। जब वो अपने मोहल्ले से अपने कॉलेज तक जाता है तो कहीं ना कहीं किसी या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेता है या अपने व्हीकल से जाता है, तो वहाँ प्रतिदिन वो कम से कम 2 से 3 चीज़ें उस दौरान सीखता है। भले ही अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा हो, फिर वो कॉलेज जाता है, कॉलेज जाके जब वो क्लास तक पहुँचता है, उसके तो क्लास तक पहुँचने के पहले फिर कहीं ना एक चीज़ सीख लेता है। जब क्लास में जाता है तो शिक्षक उसको जो सिखा रहा है वो उसको समझ में आता है। यदि उसकी कोई क्वेरी होती है तो तत्काल वो उस पर प्रश्न कर सकता है अपने शिक्षक से कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, इसका जवाब क्या है। YouTube पे ये इस तरह की व्यवस्था नहीं रहती है। और अब यहाँ तो हो गया, अब इसके बाद आती है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग में वो अपने जो यदि 5 लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं तो उन 5 लोगों से भी वो आपस में सीखते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यदि हम सीखते हैं तो हमारा जो व्यक्तित्व है कहीं ना कहीं बहुत लिमिटेड हो जाता है और ये जो लिमिटेड व्यक्तित्व ये सफल नहीं हो सकता। हो सकता है कि कहीं किसी रिटन एग्जाम में केवल यदि बात होती हो तो रिटन एग्जाम वो क्लियर कर जाएगा, लेकिन यदि उसमें इंटरव्यू का प्रावधान है तो ऐसा स्टूडेंट इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता। मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ सर, वो सफल हो जाएगा लेकिन वो सार्थक नहीं हो पाएगा।
व्यवहारिक ज्ञान उसको नहीं मिल पाता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सब्जेक्ट के साथ साथ उसको अपने शिक्षक से और अपने आसपास के वातावरण से जो वो सीखता है, उस चीज़ से वो जब ऑनलाइन लर्निंग करता है तो वंचित रह जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा कहना भी है कि सामाजिक जो समरसता है और सामाजिक व्यवहारिक ज्ञान है वो समाज में रह के ही सीख सकता है। यूट्यूब पे समाज नहीं आ सकता। एग्जैक्टली, बिल्कुल जब सही। समाज के बीच में जाएगा, लोगों से मिलेगा, उनके साथ बैठेगा उठेगा, वहाँ किस प्रकार का माहौल है, लोगों की थिंकिंग क्या है, लोग क्या चाहते हैं समाज से, लोगों का बिहेवियर कैसा है, उसे समाज में क्या करना है, ये वो समाज में रह के ही सीख सकता है। यूट्यूब और इंटरनेट में ये चीज़ नहीं मिल सकती उसे। ज्ञान और जैसे हम कहते हैं नॉलेज एंड विजन, तो विजन तभी डेवलप होगा जब वो सोसाइटी से इंटरेक्ट इंटरेक्ट होगा। इसमें सर मैं और ये बात जोड़ना चाहती हूँ कि जब बच्चा कक्षा में बैठता है तो वो व्यवहारिक ज्ञान या सैद्धांतिक ज्ञान तो लेता ही है, उसकी रचनात्मकता बढ़ती है, बिल्कुल सही है। उसमें जो सृजन करने की सोच है वो बढ़ती है। इस बारे में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहती हूँ। जब बच्चे का और मतलब विद्यार्थी का और शिक्षक का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है तो उसमें हम केवल उसको ज्ञान नहीं देते हैं, उसके पीछे की उसका हाव भाव पढ़ते हैं। बच्चा अगर 4 दिन शांत है, चुपचाप नहीं बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो जो शिक्षक है वो उसका मेंटर भी है, वो उसके पीछे क्या समस्या है उन चीज़ों को भी समझ सकता है और उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आजकल जो बच्चों में फेल हो गए तो सुसाइड की प्रवृत्ति बढ़ रही है, ये प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं यही है कि जो उन दोनों के बीच में जो प्रॉपर संवाद जो होना चाहिए जिस तरीके का, वो नहीं हो पा रहा है। मेंटली मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं वो बच्चे। स्कूल या कॉलेज यदि वो नहीं जाएंगे तो इस तरह के दुष्परिणाम हमारी जो एक सामाजिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाएगी। क्या रहता है, माता पिता के बाद गुरु ही ऐसा होता है जो शिक्षक है वही अपने स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझता है। और कई बार तो ऐसा रहता है कि माता पिता उतने अच्छे से नहीं समझते हैं जितना शिक्षक अपने विद्यार्थी को समझता है, उसकी क्या क्षमताएं हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात और दिमाग में आती है। जैसे मुझे याद है हम लोग चर्चा करते थे, या हमारे समय में जो होता था जब मैं स्कूल में पढ़ता था, स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, कि यदि हम स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो हम पास ही नहीं हो सकते थे। क्या हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न इजी कर दिया गया है जिससे कॉलेज जाए बगैर वो पास हो जाता है, या 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीना पढ़ के वो स्टूडेंट्स अच्छे नंबर ले लेते हैं? इस संबंध में आप लोगों की क्या राय है? इसके संबंध में ऐसा कहना चाहेंगे कि ये बात तो है कि बच्चे आजकल बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनसे सीख लेते हैं और उसको पढ़ के वो पास हो जाते हैं। एक तरीके से जो शिक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है, हमारे क्वेश्चन वहाँ पे रिपीट होते रहते हैं कि उसे ये पर्टिकुलर चैप्टर है, इसमें से आएंगे। जैसे हम चलिए ठीक है, हम समस्याओं पे तो चर्चा हो गई। यदि हम थोड़ा सा समय, हमारी चर्चा भी अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, तो हम कुछ समाधानों पे भी चर्चा कर लें कि इन सब के समाधान, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हमने समझ ली कि स्टूडेंट कैंपस में नहीं आ रहे हैं, स्टूडेंट कैंपस में नहीं आने का कारण भी हमने समझ लिया। अब समाधान क्या हो सकते हैं? सर, मैं जैसे हम लोग स्कूल शिक्षा से जुड़े हैं, बात समाधान की निकल के आई है कि कहते हैं ना, बेस कमज़ोर है तो आगे तक कमजोरी है। तो कहीं ना कहीं ये बेसिक शिक्षा, बुनियाद शिक्षा और बेसिक शिक्षा, जब तक कहते हैं ना कि प्राइमरी से ही ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसी बात ध्यान रखी जाए कि बच्चा शुरू से, जैसे हम प्राइवेट स्कूल में LKG से उसको इतना एडवांस बनाने की कोशिश की जाती है कि वो आते आते बहुत आगे तक निकल जाता है। और हम इसीलिए, मैं तो मानता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र या हमारे स्कूल शिक्षा के बच्चे इसीलिए बहुत आगे तक नहीं जा पा रहे हैं। छोटे शहर के, हरदा भी बहुत बड़ा शहर नहीं है, एक मीडियम क्लास शहर है, कि हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे, आज देखो ना, जो पहली में दर्ज हुआ था, कॉलेज में कितने बच्चे आए उस गाँव के। या एक गाँव में, हरदा की बात करूँ, कितने लोगों ने IIT सेलेक्ट किया है। आज एक प्रश्न है कि हरदा चलो जिला है, यहाँ के कितने बच्चे IIT सेलेक्ट होते हैं पर ईयर, या कोई कलेक्टर रैंक में या डिप्टी कलेक्टर रैंक में कितने बच्चे जाते हैं। तो जो बेस जो आ रहा है, बेस जब तक नहीं सुधारा जाएगा तब तक ये कमी बनी रहेगी। यही समाधान है कि बेस को देखते हुए बच्चों को प्राइमरी में, मिडिल में और हाई स्कूल में सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, पालकों को भी ध्यान देना चाहिए, और विशेष तौर से शिक्षकों का, क्योंकि अंडर एज बच्चे होते हैं, जब तक शिक्षकों का समर्पण बच्चों की तरह पूर्णतः नहीं हो। जैसे मैं ये कहूँ, मेरा बच्चे के लिए मैं जितना समर्पित हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए जितना समर्पित हूँ, जब तक बेसिक एजुकेशन में क्योंकि
बेसिक एजुकेशन में जब तक टीचर समर्पण नहीं होगा तब तक बच्चे आगे, क्योंकि वो अंडर बच्चे नहीं समझते हैं, उनको सही डायरेक्शन नहीं है, सही निर्देशन नहीं है, तो कहाँ तक उसको कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है। जब किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो कैसे कहाँ जाएगा, क्या करेगा, ये उसके लिए बेसिक चीज़ होना चाहिए, ये समाधान निकलना चाहिए, तभी वो आपको आगे तक अपने परिवार को, शहर को और आगे ला सकता है। अन्यथा हम जो पिछड़ रहे हैं उसका कारण ही बेसिक और बुनियादी शिक्षा का कमजोर होना है। पेरेंट्स का भी मुझे लगता है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। पेरेंट्स सर को मैं ये जी, बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ स्कूल शिक्षा में तो एक अनुशासन है कि बच्चे को स्कूल आना ही है। अगर वो स्कूल नहीं आ रहा है तो वो जो 75% जो उसकी अटेंडेंस है, उपस्थिति अगर नहीं होती है तो बोर्ड एग्जाम दे रहा है बच्चा, उसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। तो हम ये एक दबाव बनाते हैं जनरली कि बच्चे को हमको खींच के स्कूल लेकर आना है। फिर अभी जो नई शिक्षा नीति की बात हो रही है उसमें एनसीईआरटी बुक चल रही है, वही सिलेबस है। तो पाठ्यक्रम के मध्य से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेसन के बीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बच्चा अगर कक्षा में आके नहीं पढ़ेगा तो वो एग्ज़ाम उतने अच्छे से फेस नहीं कर सकता। हाँ, वो पास हो सकता है लेकिन वो अच्छे परसेंटेज नहीं बनाकर लेकर आ सकता। सर जब हम स्कूल जाते थे तो अगर हम आ गए तो हमारे पेरेंट्स ये बोलते थे कि जाओ टीचर से पूछ के आओ, छुट्टी क्यों कर दी। लेकिन आज का अभिभावक ये नहीं पूछता है, बच्चा आ गया है, क्यों आया है, कैसा आया है, तो ठीक है घर आ जाओ। हम फ़ोन पर बात करते हैं, फला बच्चे ने हमसे कहा कि मैडम हमारा पेट दुख रहा है, हमको घर जाना है। तो थोड़ा स्ट्रिक्ट हुए, पेरेंट्स से बात की हमने, तो पेरेंट्स बोलते हैं हाँ ठीक है भेज दीजिए आप उसको। मतलब वो बहुत लाइटली लेते हैं। हफ्ते में बच्चा अगर 2 बार भी स्कूल से घर चला गया है तो वो पढ़ ही कितने दिन रहा है, 5 दिन, तो 1 दिन बच्चा खुद छुट्टी मार लेता है, 2 दिन आधी छुट्टी में चला जाता है, 3 से 4 दिन ही तो आ रहा है वो स्कूल। इतने में टीचर कहाँ इतने उससे इंटरेक्ट हो पा रहा है और फिर उसको समझा पा रहा है। बच्चा पीछे पीछे सरकता ही जा रहा है। पालक खुद अपने बच्चे को पहले ध्यान दे, क्योंकि आपने जैसे हमारे पिताजी तो कि एक बार स्कूल भेज दिया तो अगर हमको बुला लिया है तो हमारी पिटाई पहले ही घर हो जाती थी कि हम क्यों जाएं, तुम जा तो रहे हो स्कूल, तुमने ही कुछ किया होगा। तो ये जो प्रश्न है ना, ये हमारे समाज से खत्म ये हो जो गए। पेरेंट्स का जो रवैया है अपने बच्चों के प्रति, उसको कहीं ना कहीं मूल रूप से परिवर्तित करने की जरूरत है। और ये मेरे ख्याल से एक सामाजिक, संपूर्ण समाज को इसमें प्रयास करने होंगे। सबकी अपनी पेरेंट्स की भूमिका, शिक्षकों की भूमिका, काउंसलिंग भी यहाँ इम्पोर्टेंट है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारी आज की चर्चा पूर्ण होती है। हमने समझा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम तभी सही मायने में लागू कर पाएंगे जब पेरेंट्स, शिक्षक और पूरा समाज मिलके हम सभी को सहयोग करे। स्टूडेंट्स का अटेंडेंस स्कूल कॉलेजेस में बढ़े और सही मायने में नई शिक्षा नीति 2020 हम लागू कर पाए। हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको। आप लोगों ने हमें इनवाइट किया, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इस प्रकार हमारी चर्चा पूर्ण होती है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे सभी शिक्षक मेहमानों को इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी यह चर्चा हमारे दर्शकों, विशेषकर विद्यार्थियों और उनके पालकों को शिक्षकों की इस बदलती भूमिका को समझने में मदद करेगी। एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में ऐसे ही और कार्यक्रमों, ऐसी ही और चर्चाओं के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिए एआर ब्रॉडकास्ट के साथ, हरदा की बात।